Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs distribution. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. They helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. मेरा नाम दीपशिखा है। मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ और इस साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2025 में मेरा रैंक 40 आया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा हैं। मैं इकलौती बेटी हूँ अपने पेरेंट्स की। मेरे पिताजी जो है वो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के MD एंड CEO है। मेरी मम्मी जो है वो एक होम मेकर है। उसके अलावा मेरी मम्मी स्पोर्ट्स पर्सन भी रही है, वो नेशनल बैडमिंटन प्लेयर रही है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस चुनने के पीछे मेरे घर में मेरे खुद के रिश्तेदार थे। मेरे मामा थे राजीव सहाय जी और मेरे नाना जी थे राजीव रंजन जी, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे। तो बचपन से उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। मुझे भी लगता था कि ये बहुत अच्छा फील्ड है, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। एंड फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस ये मेरा चौथा प्रयास था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, जिसमें कि फाइनली मुझे सिलेक्शन मिला है और मेरा रैंक 40 आया है। मैं फॉरेस्ट मीन्स के बारे में अगर बात करें तो उसमें टोटल 4 हेड्स होते हैं। पहला होता है इंग्लिश, फिर होता है GK, उसके बाद हमारे 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं जिसमें कि 2 पेपर्स उसमें भी आते हैं। मेरा ऑप्शनल फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी था। तो इस वीडियो में हम हर एक पार्ट के ऊपर उसमें मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो डिस्कस करेंगे। अब मैं सबसे पहला पेपर था इंग्लिश, उसको अगर मैं पिक करूँ तो इंग्लिश में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। पहला होता है एसे। तो एसे के प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या किया था, लास्ट 5 इयर्स के PYQs उठाए थे। उसमें यहाँ पर थीमेटिक एसेज आते हैं, मतलब कि थीम्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द आपको लिखना होता है। तो मैंने मोटे मोटे थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए थे। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो एक ऐसे होता है जो हमेशा इन्वायरमेंट के अराउंड होता है, वेस्ट के अराउंड होता है। एक ऐसे होता है जो जनरली एजुकेशन के अराउंड होता है। एक ऐसे होता है जो कि वुमेन रिलेटेड इशूज़ के अराउंड होता है। तो ये कुछ ब्रॉड आइडियाज़, कुछ ब्रॉड एसेज आइडेंटिफाई किए। अब ChatGPT का ज़माना है, जेमिनाई का ज़माना है, तो मैंने ये सब की मदद से हर एक टॉपिक पे अराउंड कोटेशंस, एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, बुक के नाम, बुक में आप कंटेंट जनरल लिख सकते हैं बट नई नई बुक के नाम, कुछ नया आइडिया मिल गया, कोई नई कहानी मिल गई, कोई पोएम मिल गया, तो ये थीम्स आइडेंटिफाई करके आप एक बेस नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये आपको एक एज देता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल आपके एसेज में। फिर दूसरा आता है हमारा रिपोर्ट और लेटर राइटिंग। मैं कहूँगी उसमें सबसे पहली चीज़ जिसको लेकर लास्ट ईयर जब मैं तैयारी करी थी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, वो था उसका पैटर्न, उसका फॉर्मेट। तो पहले आप फॉर्मेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये फॉर्मेट में लिखना है। दूसरी बात कि मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। मैंने भी प्रैक्टिस किया था लास्ट के कम से कम 2-3 साल के। आप लेटर्स और रिपोर्ट को उठाइए, जो क्वेश्चन है उसको लिखिए। अगेन ChatGPT पे वही क्वेश्चन डाल के एक फॉर्मेट, एक ब्रीफ मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि ये आंसर है, उस पर रिपोर्ट बना के दीजिए। और ChatGPT की हेल्प से जो भी मैं लिखती थी उसको मैं कंपेयर करती थी और मैं कोशिश करती थी इम्प्रूव करने का। तो ये यहाँ पे ये अप्रोच था। फिर तीसरा होता है प्रेसी में आपको क्या करना है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो भी वर्ड्स है उसका 1/3 लिखना है। तो उसकी एक स्ट्रैटेजी जो मैंने डेवलप की थी कि मैंने हर पैराग्राफ उठाया, उसमें देखिए कितने वर्ड्स है, उसको 1/3 किया। अब अगेन इसको थोड़ा फास्ट करना है कि आप एक ब्रीफली एक वेग आइडिया लग जाए। अब ये इस तरह की स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि आप हर पैराग्राफ को और पूरे इसेंस ऑफ द प्रेसी को आप इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो। कई बार क्या होता है लोग शुरू में ज़्यादा समय लगा देते, पीछे में लास्ट में टाइम नहीं बचता, तो वो बहुत हैफर्ड हो जाता है, मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो ये एक चीज़ है जो मैंने करी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन के लिए मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे गलतियाँ ना करें। बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ गेटिंग मार्क्स, फेचिंग मार्क्स होता है इस सेक्शन में। तो उसके लिए 2010 से लेकर 2024 तक मैंने जितने भी पेपर्स थे उनको कम से कम 3 बार मैंने बार सॉल्व किया था। अगेन आई यूज ChatGPT कि मैं जो भी क्वेश्चन था उसको डालती थी और ChatGPT पे डालती थी, अपने आंसर्स लिखती थी और उसको कंपेयर करती थी। अगेन उसमें आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कुछ मेजर चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रामेटिकल करेक्शन है, एडजेक्टिव्स है, नाउन है, डायरेक्टेड चेंज है, एक वर्ड के सेंटेंसेस लिखने हैं। तो वो सब को पहले तो PYQs अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको रूल्स नहीं याद है, जैसे मैं भूल गई थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है, उस रूल्स को आप रिवाइज कर लीजिए।
और फिर तीसरी चीज़ है कि थोड़े से ईडियम्स को और थोड़ा सा वाइड PYQ करने के बाद थोड़ा और अगर आप प्रैक्टिस कर सके, हमें टेलीग्राम पे एक PDF मिल गया था, किसी टॉपर ने शेयर कर लिया था, तो वो PDF से मुझे जितने भी उसमें ईडियम्स और एक्स्ट्रा थे या वर्ड्स एक्स्ट्रा थे, उनके मीनिंग उनको मैंने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया था। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा GK। तो GK में टोटल होते हैं 6 टॉपिक्स। एक होता है हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। तो हर 6 जो टॉपिक्स है उसमें आते हैं 4 सवाल। 2 सवाल जो होते हैं वो 15 मार्कर होते हैं और 2 सवाल जो होते हैं वो 10 मार्कर होते हैं। 15 मार्कर में अब इस साल से जो चेंज फॉर्मेट था वो ये था कि 15 मार्कर में भी वो 3 पेजेस देने लगे। पहले 2 पेजेस दिए जाते थे और 10 मार्कर में 2 पेजेस होते हैं। तो मिला जुलाकर आपको 24 सवाल लिखने हैं 3 घंटे में और आपको टोटल ऑफ 60 पेजेस भरना है, जो कि कई गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो पॉइंट नंबर 1 जो पहला चैलेंज जो GK का आता है वो है कंप्लीटिंग द पेपर। बहुत लंबा पेपर है, ज़्यादा सवाल है, कुछ नए थीम्स भी आ जाते हैं जो रिपीटेड नहीं होते हैं। लास्ट ईयर बहुत नए सवाल आए, तो आपको नए सवाल आप देख रहे हैं, आपको नया प्रोसेस करना है। उसके अलावा इतने डिवर्सिफाइड क्वेश्चंस है, उसके बाद इतने सारे पेजेस है एंड थोड़ा सा पेज का साइज भी आई थिंक लास्ट ईयर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, तो वो पेपर कंप्लीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो पॉइंट नंबर 1 ये होगा कि GK के पेपर में आप राइटिंग की प्रैक्टिस करके कोशिश करें कि आप पेपर कंप्लीट कर पाएँ। आप एंड यस इन दैट सिचुएशन राइटिंग द बेस्ट आंसर्स इन एवरी क्वेश्चन वो पॉसिबल नहीं है, पर आपको कोशिश पहला ये करना है कि आप पेपर पूरा कंप्लीट कर पाए। फिर दूसरी बात इसमें ये आएगी कि जो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी इसमें, तो मैंने अगेन लास्ट 10 ईयर्स के 2014 से 2024 तक, इनफैक्ट अदर आई वुड से 2018 से 2024 तक जितने भी PYQs थे हर थीम के, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। उसमें मैंने अगेन ChatGPT की हेल्प की थी। अगर आप लास्ट 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे बहुत रिपीट होते हैं, तो वो मैं PYQs पे मैंने बहुत काम किया था, उसके नोट्स बना लिए थे, उसको बार बार रिवाइज किया था, उसके इर्द गिर्द काम किया था। लास्ट ईयर एक थोड़ा चेंज पैटर्न था बिकॉज उन लोगों ने समय ज़्यादा दिया, 80 डेज हो गए, 80+ डेज थे, तो पेपर का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ, पेपर की डिफ़िकल्टी काफ़ी गुना बढ़ गई, बहुत सारे नए थीम्स आ गए जो पहले नहीं आए थे। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इसमें जो डिफाइंड थीम्स है, साइंस टेक में बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब वो बेसिक थीम्स है जिसमें आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। पॉलिटी है, पॉलिटी में फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसमें अपने बेसिक नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कमिटी के रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि हम जनरल पॉलिटी में करते हैं। आप आर्टिकल्स याद रखिए, आप एग्जाम्पल्स याद रखिए। अब गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो रिसेंट अगर कोर्ट केस है कोई गवर्नर से रिलेटेड, या फिर कोई एग्जाम्पल है, कोई क्राइसिस का कुछ एग्जाम्पल है, कुछ भी एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल्स के आप नोट्स प्रिपेयर करके रखिए। पॉलिटी में आप जो हम सिविल सर्विसेज में जो पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें जो की थीम्स है, फेडरलिज्म हो गया, सेंटर स्टेट हो गया, पंचायती हो गया, एक्सेट्रा, ये सब जो भी थीम्स है वो सब थीम्स के आप बेसिक कम से कम उसका कमिटी रिपोर्ट, कमिटी के नाम, उसमें आप कोर्ट केसेस के नाम, तो ये सब चीज़ें, एग्जाम्पल्स कुछ आप ये सब प्रिपेयर रखिए ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आप कोट कर सकें। फिर कमिंग टू हिस्ट्री के लिए मैंने वही बस PYQ देखा था, उसमें तो मुझे लगा कि रिपीट होता है। लास्ट ईयर देयर वर अ लॉट ऑफ न्यू क्वेश्चंस, तो अगेन अगर मेरे लिए नया है तो वो सबके लिए नया है। एग्जाम हॉल में जाकर आपको एकदम फ्रेश उसको आपको किसी तरह टैकल करना होता है। हैविंग सेड दैट, इतना हिस्ट्री पढ़ते हैं प्री मेंस के लिए कि वो हो जाता है मैनेज। तो अब उसमें क्या करना है कि मैंने कोशिश की थी कि हिस्ट्री में भी मैं डायग्राम बनाऊँ। कुछ एक 15th सेंचुरी के रूलर का था, तो उसमें मैंने डायग्राम, उसमें इंडिया का मैप बना दिया, उसमें मैप में मैंने राजाओं के नाम लिख दिए, मैंने टेरिटरीज़ के नाम लिख दिए। मैंने कोशिश करा कि मैं थोड़े नाम, डेट, थोड़ा फैक्चुअल उसमें और ऐड कर सकूँ। जैसे पहला क्वेश्चन था कि कुछ वैदिक हिस्ट्री ऑफ ट्रीज़ या कुछ इससे रिलेटेड था, तो उसमें भी मैंने इंडिया का मैप बनाकर उसमें भी मैपिंग करने की कोशिश करी, तो उसको थोड़ा सा डायनेमिक, थोड़ा और कुछ नया क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ये चीज़ है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिर मैंने वही मेंशन किया, नैनो, बायो, स्पेस, ये 3 बेसिक टॉपिक्स है जिसके मैंने नोट्स बनाए थे। इसके अलावा जो नए सवाल आए थे वो तो आपको वहीं पे बैठ के अपने कॉमन सेंस से, जो फास्ट आप सोच सके, जो उस समय क्लिक करे, उसको आपको उसी से टैकल करना है। थोड़ा सा ट्रिकी था, कुछ नए सवाल थे, वो सबके लिए थे। अगेन यू विल मैनेज, यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस। ट्राई टू, आप कोशिश करिए कि आप जितने एग्जाम्पल्स डाल सके वो आप एग्जाम्पल्स डालते चलें।
इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी वही बेसिक जीएस ज्योग्राफी है जो कि हम प्री में पढ़ते हैं, हम जनरल मीन्स में पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। आप वही बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज करिए। इन्वायरमेंट में अगेन ट्राई टू ऐड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। इन्वायरमेंट एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं, हर रोज़ आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, IPCC रिपोर्ट आता है, एग्जाम्पल्स आते हैं, कोई ग्लेशियर मेल्ट हो गया तो उन एग्जाम्पल्स को ऐड करिए, उसको और डायनेमिक बनाइए, तो वहाँ पर आपको इस तरह से नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं मेरी ऑप्शनल की, जो कि है जियोलॉजी, जो कि काफ़ी मार्क्स फेचिंग ऑप्शनल माना जाता है, बहुत फेमस है फॉरेस्ट स्टूडेंट्स के बीच में जियोलॉजी। तो उसमें हमारे 2 पेपर्स होते हैं, हर पेपर का 2 पार्ट होता है। तो उसमें एक मेरी स्ट्रैटेजी थी, मुझे किसी सीनियर ने सजेस्ट किया था कि जो पेपर 1 का पार्ट 2 होता है और पेपर 2 का पार्ट 1 होता है वो थोड़ा टेक्निकल होता है, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ बहुत मुश्किल भी होता है याद करना, लेकिन वो टेक्निकल पार्ट में आपको थोड़े ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने उन पार्ट्स पर, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डिफ़िकल्ट था, मैंने बहुत फोकस किया था, सारा टाइम वहीं डेडिकेट किया था। पेपर 2 का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बहुत समय दिया था। उसमें आपका मिनरलॉजी आता है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, उसमें ये 3 पार्ट्स आते हैं। तो ये सब को मैंने बहुत समय देकर बहुत बार याद किया था। फिर पेपर 1 पार्ट 2 में आपका स्ट्रैटिग्राफी आता है, पैलेंटोलॉजी आता है। सो ये 2 एरियाज़ होते हैं जो बहुत टफ होते हैं बट बहुत मार्क्स फेचिंग होते हैं। तो अगेन इसमें मैंने थोड़ा स्मार्टली पढ़ के इन पे काम किया था। अब हम हर सेक्शन की डिटेल की अगर बात करें, पेपर 1 की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो पेपर 1 में मैं पहले पार्ट 2 से शुरू करूंगी, जो कि हमारा टेक्निकल पार्ट है। पार्ट 2 में स्ट्रैटिग्राफी होता है, पैलेंटोलॉजी होता है और जियो हाइड्रोलॉजी होता है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी होता है। तो अगर आप एक बिगनर हैं, आप जियोलॉजी शुरू कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि पहले जियो हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग पार्ट से शुरू करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें याद हो रही है, तो उसको आप कर लीजिए, वो ईजी है, उसमें कुछ नहीं है। जो टॉपिक्स है, जो PYQ है, वही नोट्स होते हैं। मैंने खुद प्लैनेट जियोलॉजी सब्सक्राइब किया था इसके प्रेपरेशन के लिए, और मैंने अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स की हेल्प ली थी। तो आप उस पर जो भी है वो बहुत लिमिटेड, जो भी थीम्स है, मेजर थीम्स है, उसी के नोट्स हैं, वही मैंने उठाया, उसी को बार बार याद किया। तो ये हो गया हमारा जियो हाइड्रोलॉजी। उसके बाद कमिंग टू स्ट्रैटिग्राफी और पैलेंटोलॉजी। तो स्ट्रैटिग्राफी में भी 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जहाँ पे आप स्ट्रैटिग्राफी याद करते हो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के, जैसे कि अरावली हो गया, धारवाड़ हो गया, कडप्पा हो गया, और दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट। तो मैं फिर कहूँगी कि याद करने में तकलीफ होती है तो पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट कर लीजिए। उसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी हो गया, स्ट्रैटिग्राफिक अनकन्फॉर्मिटी हो गया, ये सब हो गया। बाउंड्री प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम देखते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर जो स्ट्रैटिग्राफी ऑफ डिफरेंट फीचर्स है, उसमें आप देख लीजिए कि क्या पैटर्न है, लास्ट ईयर जो आया है वो फिर से रिपीट नहीं होगा। आप देखिए कैसे रिपीट हुआ है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन रिपीट होता है, उसके हिसाब से थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए। इसके मैंने अपने नोट्स बनाए थे और इसको बहुत बार लिख के याद किया था। इसको 10-12 बार आपको लिखना है, उसके बगैर नहीं याद होता है। तो मैंने इसको 10-12 बार लिख कर बार बार करके याद किया था। पैलेंटोलॉजी में भी अगेन वही स्टोरी है कि पैलेंटोलॉजी में भी आइडेंटिफाई कर लीजिए कि 2-3 चीज़ें हैं, टाइलोबाइट, ब्रैकियोपॉड, ये सब कुछ चीज़ें हैं। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि क्या पैटर्न है, कौन कितनी बार रिपीट होता है, उसमें से आप आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से स्मार्टली पढ़िए। फिर एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स होते हैं जो कि हॉर्स, एलिफेंट और ह्यूमन, ये 3 मैंने आइडेंटिफाई किए थे, ये 3 ही नोट्स थे मेरे पास। इनको मैंने अच्छे से याद कर लिया था क्योंकि मुझे लगता था इनमें से एक तो आता ही है, तो उसको मैंने अच्छे से याद किया था, उसको बार बार लिखा था, लिख के याद किया था। उसमें डायग्राम्स बनाइए, उसको उसके नाम याद गलत ना करे, वो थोड़ा मुश्किल है याद करना, तो उस पर वैसे काम करिए। फिर इसका जो पार्ट 1 है, पेपर 1 का पार्ट 1, वो क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उसका फर्स्ट 2 पार्ट जनरल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, तो मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, अगर आपका नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड भी है, तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग GS में पढ़ लेते हैं, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, वो भी आसान है, ये सब थोड़ा इजी टॉपिक्स है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, वो भी मैं कहूँगी कि आसान है। ये सब आप थोड़ा सा समय लगा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। तो थोड़ा स्मार्टली आप समय बांटिएगा। कुछ एरियाज़ है जहाँ समय ज़्यादा लगता है, कुछ एरियाज़ है जहाँ समय थोड़ा कम लगता है, लेकिन हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करके इस पेपर को हैंडल करिएगा। नाउ कमिंग टू पेपर 2, तो पेपर 2 में पार्ट 2, जैसा कि मैंने कहा कि टेक्निकल होता है, मोर स्कोरिंग होता है, तो उसमें एंड ऑनेस्टली समय भी ज़्यादा लगता है याद करने में। मिनरलॉजी हो गया, इग्निस हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया,
सेडिमेंट्री हो गया, ये सब में थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लगेगा। बट अगेन इसमें PYQ देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए। आप अगर सब कुछ नहीं याद कर सकते हैं तो बस PYQ से आइडेंटिफाई करिए कि हाँ ये चीज़ें हमेशा आती हैं, मुझे कुछ याद ना हो ये मुझे ज़रूर याद होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेगी, लिखिए, लिख लिख के उसको बार बार 5 बार 10 बार रिवाइज करिए। मेरा भी यही प्रोसेस था। इसका भी पेपर 2 का पार्ट 2 कंपेरेटिवली थोड़ा आसान होता है। इकोनॉमिक जियोलॉजी होता है, माइनिंग जियोलॉजी होता है, एक एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है, तो वो सब थोड़ा आसान होता है। इकोनॉमिक जियोलॉजी में कोशिश करिए कि आप मैप बनाइए, आप उसमें स्टैटिग्राफिक से आप कुछ रेफरेंसेस लिख सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा और आपको एज मिलेगा। और यही है आई थिंक, जियोलॉजी इन जनरल थोड़ा सा मुश्किल ऑप्शनल है, उसमें रिवीजन ज़्यादा लगता है। 4-5 बार पढ़ने के बाद भी लगता है कि कुछ याद नहीं है, कुछ याद ही नहीं आ रहा कुछ, तो उसमें थोड़ा पेशेंट रहिए। 6-7-8 बार रिवाइज़ करिए, लिख लिख के रिवाइज़ करिए, जैसे भी हो उसको, और उसको बार बार रिवाइज़ करके उसको कंठस्थ करने की कोशिश करिए। दूसरी बात यह है कि PYQ को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। PYQ के इर्द गिर्द ही पढ़ाई करिए, जो PYQ में आया है उसके हिसाब से ट्रेंड्स को एनालाइज करिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ रहा है, किस हिसाब से रिपीट हो रहा है, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। तो यही स्ट्रैटेजी है जियोलॉजी के लिए। अब हम मेरे दूसरे ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे, जो कि है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल। तो ये बहुत लोगों का ऑप्शनल है, मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा ऑप्शनल है, क्योंकि इससे आपकी जो GS की हम पढ़ाई करते हैं उसका बहुत हेल्प मिलता है हमें फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में भी अगेन 2 पेपर्स हैं, कंपैरेटिवली आसान है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मैंने ज़्यादा समय जियोलॉजी को पढ़ने को दिया था, तो मुझे बहुत कम समय मिला था फॉरेस्ट्री पढ़ने के लिए। इसमें मैंने हॉर्नबिल नोट्स को रेफ़र किया था, और हमारे प्रीवियस ईयर के एक टॉपर है विद्यांशु झा सर, उनके नोट्स हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बहुत कम पेजेस में उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो शुरू में हॉर्नबिल को एक बार रीड करने के बाद मैंने विद्यांशु झा सर के नोट्स को ही बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया था। अगेन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत कॉमन सेंसिकल है, GS की पढ़ाई से हमें हेल्प मिल जाता है उसमें, तो थोड़ा आसान ऑप्शनल है। बट हाँ, मार्क्स के लिए आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसमें, मैं वो 2-3 पॉइंटर्स लिस्ट डाउन कर दूंगी। पहला बात ये है कि आप ट्रीज़ के नाम याद करिए। फॉरेस्ट्री है, पेड़ों के नाम पता होने चाहिए, और उनके साइंटिफिक नेम्स याद करिए। अब बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स याद करना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कि कौन से ऐसे चीज़ है जो कि ड्राई एरियाज़ में मिलते हैं, कौन से ऐसे चीज़ है जो कि कोल्ड एरियाज़ में मिलते हैं, कौन से ऐसे चीज़ है जो मैंग्रोव रीजन में मिलते हैं। फिर एक चैम्पियन इन सेथ क्लासिफिकेशन होता है, उसको मैंने अच्छे से याद कर लिया था। तो मैंने याद किया था कि अगर ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है तो उसमें कौन से ट्रीज़ मिलेंगे, उन ट्रीज़ का मैंने साइंटिफिक नाम याद कर लिया। तो इस तरह से करके मैंने थोड़ा स्मार्टली ये नोट्स प्रिपेयर किए थे कि मुझे ट्रीज़ के नाम याद हो, और मैं जो भी आंसर्स लिखूँ उसमें मैं एग्जाम्पल्स, अगर मैं कोई ट्री का नाम लिख रही हूँ तो उसमें मैं डेफिनेटली साइंटिफिक नेम्स लिखूँ। दूसरा बात यह है कि मैं कीवर्ड्स पे बहुत काम किया था, जैसे कि मैंने फॉरेस्ट का जो भी हमारे फॉरेस्ट का पेपर 1 हो पेपर 2 हो, हर चैप्टर शुरू किया, एक कॉपी रखी, उसमें से कीवर्ड्स उठाए, उस कीवर्ड का मैंने नोट बना लिया कि ये चैप्टर में ये चीज़ें कीवर्ड्स है, तो अगर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये कीवर्ड्स को मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी, तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए। अब जैसे इस साल का मैं अगर पेपर बोलूँ, फॉरेस्ट्री का पेपर 2 मुझे लगा कि बहुत ही जनरल पेपर है, मतलब कि इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछ रहे, बहुत जनरल व्हाट, वेयर, हाउ, GS जैसे जनरल बहुत ही बोरिंग आंसर्स लिखे जा रहे हैं। तो उसको आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसमें हम एग्जाम्पल्स लिखें, उसमें हम केस स्टडीज़ लिखें, उसमें हम डायग्राम्स बनाने की कोशिश करें अगर हम कर सकते हैं तो, उसमें हम और डायमेंशंस लाने की कोशिश करें। तो मैंने जैसे पेपर 2 में इस बार कोशिश किया था कि अगर 10 मार्क का है तो मैं 10 पॉइंट्स लिखूँ, उसमें एक अलग डायमेंशन, कुछ अलग एक डिफरेंट डायमेंशन पे अगर मैं लास्ट में कुछ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ऐड कर सकूँ तो वो मैं करूँ, थोड़ा कंक्लूजन अच्छी करने की कोशिश करूँ, तो थोड़ा सा मैं उसको इंटरेस्टिंग बना सकूँ। मैं जनरल बोरिंग आंसर्स लिख के ना आऊँ, क्योंकि उसमें फिर मार्क्स मिलना मुश्किल है। और फिर चौथी चीज़, और वेरी इंपॉर्टेंटली फॉरेस्ट के पेपर में होता है कि आप डायग्राम्स बनाएं, और आप इस यहाँ पे डायग्राम्स बनाने में आप कलरफुल पेन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए।
उसमें अगेन ये करिए कि पहले चैप्टर से लेकर मैं फिर एक कॉपी लेके बैठी थी और हर चैप्टर में हर टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उनको मैंने एक पेज पे नोट कर लिया। आप ऐसे टेलीग्राम पे देखेंगे तो बहुत सारे टॉपर्स ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको बहुत सारा PDF मिल जाएगा जिसमें कि सारे डायग्राम्स का ही एक PDF है। अब चाहे तो वही डायग्राम्स को आप वही PDFs को यूटिलाइज करके उनको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप अपने आंसर्स में जितने डायग्राम्स डाल सके, जितना उसको और कलरफुल बना सके, उसको आप उसमें और डायग्राम्स ऐड करें। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपके आंसर्स को और डायनेमिक बनाती है। अदर देन दैट तो वही बेसिक है कि आप वही PYQ देखिए, PYQ के इर्द गिर्द ही यहाँ भी अगेन आइडेंटिफाई करिए कि क्या क्वेश्चंस आए हैं और उसके इर्द गिर्द ही पढ़ाई करिए, उसी को बार बार उसी के नोट्स बनाइए, उसी को बार बार रिवाइज करिए और उसी के इर्द गिर्द ही पढ़ाई करिए। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी आपके मेंस के बारे में। पहले क्या होता था, CSC मेंस में और फॉरेस्ट के मेंस के बीच में बहुत कम गैप मिलता था, तो पेपर थोड़ा सा आसान आता था। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे गैप बढ़ते जा रहा है। तो लास्ट ईयर के पेपर में हमने देखा कि इंग्लिश आई वुड से कि वो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स बहुत डिफिकल्ट था। सेम चीज़ हमने GK में देखी, तो पेपर थोड़ा टफ होते जा रहा है। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ मेंस में थोड़ा मेहनत करें, PYQ को अच्छे से आइडेंटिफाई करें, बार बार रिवाइज करें, थोड़ा और मेहनत करें। अब जनरल आंसर लिख कर नंबर लाना और एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है, तो ये एक पॉइंट है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी। अब लास्टली हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो इंटरव्यू में मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये थी कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट उठा के देखा था लास्ट ईयर का। आई थिंक 1 साल का ही आप ट्रांसक्रिप्ट कर लिए तो वो ही बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्रांसक्रिप्ट्स देखिए। उसमें हमारा एक ग्रुप था, तो किसी ने उसमें थीम वाइज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक ब्रॉड हेडिंग के अंडर में जो भी क्वेश्चंस थे, इस तरह करके ChatGPT से क्वेश्चंस को असेंबल कर दिया था। तो मैंने की जो मेजर थीम्स है उनको आइडेंटिफाई कर लिया था, वो क्वेश्चंस के ही मैंने आंसर्स प्रिपेयर किए थे ChatGPT की मदद से। तो पहला पॉइंट है कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट के इर्द गिर्द बहुत काम किया था, उसके ही मतलब मेजरली मैंने चीज़ों को याद किया था, मैंने आइडेंटिफाई किया था कोर चीज़ें क्या है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मेरे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी ऐसा था जो कि ट्रांसक्रिप्ट में मैंने पढ़ा था और वही चीज़ आ गया था, तो ट्रांसक्रिप्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है तो थोड़ा इन्वायरमेंट पे आप अच्छे से आप पढ़ाई करिए। तो PMF की एक बुक आती है इन्वायरमेंट की, उसका 5th एडिशन था, आई गेस वही लेटेस्ट एडिशन था। वो मैंने बहुत बार, उसको 2-3 बार मैंने पढ़ा था, उसके रिपोर्ट्स याद किए थे, क्या रिपोर्ट है उसमें, स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने जो भी चीज़ें हैं, चैप्टर्स है, पोल्यूशन के टॉपिक पे पढ़ा था। तो जो भी मुझे ट्रांसक्रिप्ट में दिखा था कि ये मेजर थीम्स है, उसके हिसाब से मैंने उस बुक से काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये फॉरेस्ट का इंटरव्यू है तो हमको लगता है कि सिर्फ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट ये सब पूछेंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जनरल चीज़ें भी पूछी जाती है। जैसे मेरे इंटरव्यू में नारी शक्ति जो हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल है उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। मैं बिहार से हूँ तो मुझसे पूछा गया कि बिहार की यंगेस्ट फीमेल MLA का नाम बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब इसका भी आप प्रिपेयर करके जाइए। मैंने ये सब के जो की करंट अफेयर जो थे उस समय, उसके भी मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, उनको मैंने बहुत बार रिवाइज किया था। तो ये सब क्वेश्चंस मैं आराम से हैंडल कर गई थी। फिर चौथी चीज़ें हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, प्लीज़ हर रोज़ पढ़ें, क्योंकि ऐसा था कि न्यूज़पेपर में अगर कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ इशू है, कुछ ट्राइबल राइट्स से रिलेटेड इशू है, मुझे याद है उस समय कुछ ट्राइबल राइट्स से रिलेटेड कुछ हुआ था एंड एक दिन पहले किसी से वही चीज़ पूछी गई थी। तो उन लोग न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछते हैं। तो न्यूज़पेपर तो बिल्कुल भी उसको आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल मिस ना करें, उसको न्यूज़पेपर्स को बार बार पढ़ें। न्यूज़पेपर्स में भी आप इम्पॉर्टेंट जो थीम्स है फॉरेस्ट से रिलेटेड उनको आप अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर करें, उनको समझ के रखें, क्योंकि उसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से 4 मेन चीज़ें हैं। 5वां एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि इंटरव्यू इज़ बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट। अब ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में जाके आप नर्वस हो गए, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दे विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस जो नहीं आते हैं। अब अगर नहीं आते हैं तो आप बहुत पोलाइटली कह सकते हैं दैट सर आई डोंट नो सर, वो है, लेकिन वहाँ जाके घबराना नहीं है। अल्टीमेटली आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है। जो भी आपका ओपिनियन है, देयर बी क्वेश्चंस जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आपका ओपिनियन बताइए, तो बिना कोई डर के अपना ओपिनियन बताइए कि हाँ ये मेरा ओपिनियन है। तो ये है। और एक और चीज़ है कि अपना जो भी ऑप्शनल है, जैसे मेरा फॉरेस्ट्री जियोलॉजी था, तो एक इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर थे जिन्होंने फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन पूछे, एक थे जिन्होंने जियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे।
तो अपने बेसिक चीज़ें जो आपके ऑप्शन के हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं मेरे फादर चंडीगढ़ में जॉब करते, तो मैं पापा के पास चली जाती थी। जैसे मैं फॉरेस्ट का एग्जांपल दूँ तो कुछ 5-5.5 महीना था, तो शुरू का 1 महीना मैं पापा के पास चली गई, वहाँ रह के तैयारी करी, फिर बाकी मंथ्स वापस नोएडा आके फिर मैंने तैयारी करी। तो इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच था, थोड़ा सा चेंज किया अपने अपना जो रूटीन था, सिर्फ पढ़ाई नहीं, थोड़ा ब्रेक लीजिए, कुछ नहीं होता तो 1-आधा घंटा वॉक करने चले जाइए, और इस तरह से बैलेंस तरीके से पढ़ेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है इस परीक्षा में। एंड DKT के बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि जब मैं खुद एस्पिरेंट थी कुछ महीने पहले ही, तो मैं खुद DKT के बहुत सारे वीडियोस देखकर उससे अपनी स्ट्रैटेजी को डिड्यूस करने की कोशिश करती थी कि मुझे कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम्स को, चाहे वो सिविल सर्विस हो या फॉरेस्ट सर्विस हो, सबके वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये मैंने भी इस चैनल को देखा है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है, स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी जो है वो समझने में काफ़ी हेल्प करती है ये चैनल। सो थैंक यू सो मच।